हैं मास्टर टीवी, मैं हूं अयाज मोरस और आप जानते हैं मैं अपने प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ आपको मिलवाता हूं। मुख्तलिफ़ हम इश्यूज़ पे बात करते हैं और उनका सलूशन प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे साथ जनाब आज़म महराज मौजूद हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, राइटर हैं और सबसे बढ़कर तहरीक शनाख्त के बानी रज़ाकार हैं, जो अपनी नौयत के बड़े मुनफरद काम सरअंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तानी मसीहों में ख़ास तौर पर समाजी और एक सियासी जो आगाही है उसकी मुहिम को बड़े ही उम्दा तरीके से चला रहे हैं। इन दिनों वो गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी अलमिए का मुकदमा बड़े ही उम्दा अंदाज से पेश कर रहे हैं और इस किताबचे के ज़रिए जिनों में उन्होंने गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों पर थोपे गए इंतखाबी निज़ामों के माजी और हाल का जायज़े से अख़ज़ शुदा जो लाहे अमल है वो पेश किया है। तो आज हम इसके हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनका जो है इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। आज़म साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और प्रोग्राम में आने के लिए। आपका याद शुक्रिया कि मास्टर टीवी ने इस मौजू को अहम जाना और इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे मदद किया। शुक्रिया। जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि आप जो है पाकिस्तान के जो मसीही हैं, जो पाकिस्तान के गैर मुस्लिम हैं, उनके सियासी अलमिया जो है उनका सियासी मुकदमा पेश करने के लिए आप अपने बाकायदा तौर पे एक तहरीक जो इन दिनों बड़ी मुनज़्ज़म है, इसके हवाले से ये तो पहले बताइए कि इसका पस मंज़र क्या है और इसमें किन मसाइल को एड्रेस किया गया है। देखिए, बुनियादी तौर पे जैसे कि तहरीक शनाख्त का पिछले कई सालों से मेन फोकस इसी बात पे है कि जो दस्तयाब अदाद व शुमार हैं, जो हमारे पास फैक्ट्स फिगर्स हैं, उन्हीं की बुनियाद पर हम पाकिस्तानी मुआशरे में जो मसीही समाज है उसके जो लोग हैं तकरीबन 33 लाख सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक, उनके लिए हम एक्सप्लोर करते हैं कि भाई आपको इस मुआशरे में ये मसाइल दरपेश हैं, ये आपके लिए मौके हैं, ये आपकी तवानाई हैं और ये आपकी कमज़ोरियाँ हैं। बदकिस्मती से 75 साल में हमारी सिर्फ़ कमज़ोरियों पे बात हुई, हमें दरपेश मसाइल पर बात हुई, उसमें कोई शक नहीं। जिन पे भी बात हुई कभी कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, कभी उसका निस्बत तनासब बहुत ज़्यादा था, लेकिन कभी दस्तयाब मौक़ों पे और तवानाइयों पे बात नहीं हुई। सही। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी समाज में आपको सिर्फ मसाइल ही दरपेश हों, कोई मौके ना हो, और सिर्फ़ आपकी किसी भी फ़र्द की किसी भी माशरे के मारूज़ी हालात में उसको इज्तमाई तौर पर सिर्फ़ उसके पास कमज़ोरियाँ ही हों, तवानाइयाँ बिल्कुल ना हों। तो इसमें भी हमने यही किया है कि मैंने पिछले 6-7 साल से कि 75 साल में मुख्तलिफ़ अदवार में गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, कुछ लोग तो हमारे लोग इतने लकीर के फ़कीर हैं, वो इस बात पे फटा डाल लेते हैं जी गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, चलें हम मजहबी अक़लियतें कह लेते हैं। सही, ठीक है, जो भी लफ्ज़ जिसको पसंद आता है वो लिख ले इस जगह पे। सही। ऑब्लिक हम ऐसा कर लिया करेंगे अगर ये कोई ऐसा ही। अब हमने अगर कोई 7-8 किस्म की कम्युनिटीज़ को जो कि पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल, उनको कहना तो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी कह लिया या रिलीजियस मिनॉरिटी कह लिया, तो उसमें क्या कुछ जुर्म हो गया। सही। चलें खैर, जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं इस मुल्क की, उन पर 75 साल में कौन कौन से इंतखाबी निज़ाम थोपे गए। तो ये है कि 1946 में जो इंतखाबात हुए थे, जो कि बाद में वो मेरा ख़्याल है कि 46 वाली जो असम्बली थी, सही, वो 54 तक चली। सही। ठीक है, तो 46 से ले कर 69 तक जो 4 दफ़ा असम्बलियाँ मार्ज़ वजूद में आईं, उनमें पहली 2 दफ़ा जो थी वो सिलेक्शन से हुई। तो उसमें इन दोनों में, एक में 14 और एक में 11 मेंबरान थे। बिल्कुल सही। और 25 में से सिर्फ 4 जो थे, 2 पहली असम्बली में कोई, नेशनल असम्बली में कोई मसीही नहीं था, सही, वो सारे हिंदू थे, और उनमें से भी सिर्फ 2 हिंदू थे जो मगरबी पाकिस्तान से थे, बाकी 14 में से 12 मशरक़ी पाकिस्तान में से थे। और अगली असम्बली में एक मसीही और एक हिंदू मगरबी पाकिस्तान से था और बाकी सारे वहाँ से थे। फिर ये सिलेक्शन से, ये दोनों असम्बलियों में सिलेक्शन से लोग थे। सही। उसके बाद जो अगली 2 दफ़ा असम्बलियाँ बनी 69 तक की, उसमें इलेक्शन हुए, तो एक भी गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, ना कोई सिख ना कोई
मसीही ना कोई हिंदू पाकिस्तानी कोई इलेक्शन नहीं जीत सका, तो वो बग़ैर गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों कई कौमी असम्बलियाँ बनी थी। यानी एक दफ़ा सिलेक्शन हो गई, एक दफ़ा इलेक्शन हो गया पहले 25 साल में। 1970 में पहली दफ़ा एक फ़र्द एक वोट की बुनियाद पर इंतखाब हुआ। उससे पहले तो अशराफिया मुख्तलिफ़ कैटेगरीज से कभी किसी टाइप की अशराफिया वोट कर सकती थी, कभी किसी टाइप की। सही। इसमें पाकिस्तानी मसीहों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अमानुल ज़फ़र साहब की जो जमात थी, प्रोफेसर सलामत अख्तर भी थे उसमें, और भी बड़े नाम थे जो हमारे माजी के। तो कोई 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, डायरेक्ट इलेक्शन, और एक भी मसीही जीत नहीं सका, बल्कि ज़मानतें ज़ब्त हो गई। सही। उसके बाद 70 के इलेक्शन हो गए, फिर क्योंकि वो एक पूरा एक प्रोसेस था, वो तारीख़ है। भुट्टो साहब कुछ अर्सा सदर रहे। इसी दौरान नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी आई कौमी सतह पे, उसमें सबसे ज़्यादा जो थे मसीहों ने सफ़र किया इज्तमाही सतह पे, क्योंकि मसीहों के पास ये अदारे एक बहुत बड़ा एसेट थे जो उनको तालीम भी मुहैया करते थे, उनके लिए रोज़गार का भी एक बंदोबस्त था, वसीला था, हॉस्पिटल थे, उसमें स्कूल्स थे और इस तरह की चीज़ें, वो नेशनलाइज हो गई। अब एक तो पाकिस्तानी मसीहों को वो गुस्सा था कि उनका कोई बंदा नहीं जीत सका, और एक ये वाली बहुत बड़ा, तो उस पर फिर ये जो पूरी टीम थी, ये प्रोफेसर सलामत अख्तर की और अमानुल ज़फ़र साहब और इस तरह के उस वक्त के जो लोग थे जो लीड कर रहे थे कम्युनिटी को, इन्होंने, बेतहाशा लोग थे, इन्होंने इस पर एहतजाज शुरू कर दिया। और 1972 में एक जुलूस पर हुकूमत वक्त ने गोली चलवाई और उसमें RM जेम्स और नवाज़ मसीह शहीद हो गए, जिनके नाम पे ये किताबचा इंतसाब है, रोपलो कोली और उनके नाम पे। अब उसमें फिर जदोजहद जारी रही, अदारे तो वापस नहीं हुए, लेकिन इन शहीदों के सदक़े फिर भुट्टो साहब को आइन में चौथी तरमीम करनी पड़ी 1975 में, और 6 सीटें मखसूस की गई। तो इसको आप ये समझ लें कि वो जो चौथी तरमीम थी उसके ज़रिए आपको दोहरी रिप्रेजेंटेशन दी गई। सही। यानी आप जो तकरीबन उस वक्त 800 होंगे, आज 849 हल्के हैं, तो उस वक्त 800 के करीब होंगे कौमी और सूबाई असम्बलियों के। उस वोट को नहीं छेड़ा गया, लेकिन आपको वहाँ रिप्रेजेंटेशन, अब जीत तो आप नहीं सकते। सही। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम फिर आपके बंदे, अब वो उसमें ज़ाहिर है इस्तिकाक तो वो उसी के पास होता है। सही। जिस जमात के पास पावर हो। तो उन्होंने 4 मसीही, एक हिंदू और एक पारसी को MNA बना लिया, 6 सीटें मखसूस कर दी गई। चौथी आइनी तरमीम के ज़रिए दोहरी नुमाइंदगी आपको हासिल होगी। 77 में भी यही फार्मूला अपनाया गया, लेकिन 77 के इलेक्शन को अपोजिशन ने माना नहीं, और वो तो फिर बेल मंडे नहीं चढ़ी और अपना मार्शल लग गया। मार्शल लग गया तो ज़िया साहब ने पहले तो एक स्टेट मार्शल चलता रहा, उसके बाद 85 में उन्होंने पहली दफ़ा इसको ज़रा जमहूरी कंट्रोल्ड किस्म की जमहूरियत का नाम दिया, और पहली दफ़ा इलेक्शन अनाउंस हुए। और उन्होंने वो पीछे वाले जो थे, एक सिलेक्शन, फिर इलेक्शन और फिर दोहरी वाली को, उसको रिव्यू करके, तो उन्होंने जुदागाना एक इलेक्टोरल सिस्टम जो था वो वज़ा किया, जो पाकिस्तान की जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ थी इनके लिए। अब दुनिया में देखें, कोई भी निज़ाम, कोई भी सिस्टम, उसमें खूबियाँ खामियाँ होती हैं। अब आपको उसका पूरा रिव्यू करना होता है कि मारूज़ी हालात के मुताबिक ज़्यादा क्या है। उसमें एक चीज़ हुई, 5 दफ़ा उसमें इलेक्शन हुए, उस वक्त हम भी वोटर बन चुके थे, और सालिक साहब को ये क्रेडिट जाता है कि वो एक तवाना आवाज़ थी जो कहती थी कि ये जुदागाना इलेक्शन आपको कौमी दायरे से काट दिया गया। उसमें यह था कि जो मसीहों की, हिंदुओं की सीटें उसमें 10 कर दी गई नेशनल असम्बली की, और इसी तरह से कौमी सूबाई असम्बलियों में। उसमें एक चीज़ हुई कि जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ थी, जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी थे, उनकी लीडरशिप एमर्ज हुई। क्योंकि जब कोई बंदा इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन लड़ेगा तो उसका नीचे उसको पूरा ग्रास रूट लेवल तक अपने बंदे, अपने वर्कर डेवलप करना पड़ता है, अपने ऑफिस बेरर बनाने पड़ते हैं।
तो उससे लीडरशिप इमर्ज होती है। लेकिन उसका जो ये एक अच्छा पहलू था, लेकिन उसका जो बहुत बुरा पहलू था वो ये था कि पाकिस्तानी मसीही खासकर, हिंदू तो ज़्यादा इंटीरियर सिंध में आबाद हैं, कोई 2 लाख के करीब हैं जो पंजाब में, और थोड़े बहुत खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में हैं। लेकिन पाकिस्तानी मसीही, पंजाब बहुत बड़ा, 62% ऑफ द पाकिस्तान पंजाब के में ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के हर जगह ही थोड़े बहुत हैं, जैसे सिंध में भी 4-5 लाख मसीही बसते हैं। तो उसकी वो जो दस्तयाब जो अदाद व शुमार हैं, उसके मुताबिक जो कहा जाता है जी कि हमारे हलके बहुत बड़े बना दिए गए। अब वो अगर हम उसको देखें कि कौमी सतह पर हमारा एक MNA कितने वोटों से बनता है, तो मेरा ख्याल उस हिसाब से वो यही पॉसिबल था, सही, अनलेस कि आपको जो सियासी अशराफिया है सही और जो रियासती अशराफिया है वो आपको बहुत ज़्यादा रियायतें दे, तो फिर मुमकिन है कि आपके बहुत सारे हल्के हों। अदरवाइज़ जो अदाद व शुमार हैं, जो आपकी गिनती है, क्योंकि वोट तो फिर गिनती पे ही होता है ना। बिल्कुल। अब अगर सिंध में टोटल इस वक्त मसीही 5 लाख आबाद हैं और अगर वोट टू आबादी 50-50 है, तो हम समझें कि 2.5 लाख वोट होंगे। अब वैसे हमारा एक MNA 4.25 लाख से बनता है नेशनल असम्बली का, अगर हम टोटल वोट को टोटल नेशनल असम्बली की सीटों पे तकसीम करें, तो अब 2.5 लाख पे सिंध में तो एक MNA नहीं बनता। लेकिन अब ये हमारे लोगों की अहलियत है कि वो रियासती अशराफिया, हकूमती अशराफिया को अपना मुकदमा अरकरेज़ी से पेश करें और रियायत मांगें। तो वो जो एक बात होती है, एक सरसरी सुनी सुनाई बात है जी, जुदागाना में वो हमारे हल्के, तो वो हल्के आबादी के एतबार से वही थे। लेकिन उस निज़ाम में जुदागाना में जो सबसे खौफनाक उसका जो पहलू था कि मेरे पड़ोस का बंदा अगर नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है या सूबाई का, तो वो मुझसे नहीं पूछ रहा, मुझसे वोट नहीं मांग रहा। अब अंदाज़ा करें कि ये आखिरी इस पे इलेक्शन हुआ था 97 में, तो अगर हम 97 कहें तो हम इस बात कर रहे हैं 2021 में बैठे हुए, तो कोई 23-24 साल, जो उस वक्त बच्चा पैदा हुआ वो आज 24-25 साल का है। उसने वो दुख देखा नहीं है कि आपका पड़ोसी, आपका मोहल्लेदार आपसे वोट नहीं मांग रहा और आपको एक सियासी अछूत बना के रख दिया गया है। जहाँ उसमें लीडरशिप इमर्ज हुई थी मजहबी शनाख्त पे, वहाँ आपको सियासी अछूत भी बनाया गया था। अब ये आपने तोलना है कि आपको मजहबी लीडरशिप चाहिए एट व्हाट कास्ट। कास्ट ये थी कि आप सियासी अछूत बन गए। ये 5 साल चला, लोग इस पे करते रहे, तनकीद करते रहे, थोड़ी बहुत जदोजहद भी होती रही। और जब मुशर्रफ साहब का मार्शल लगा 99 में, तो 2002 में वही रिस्टोरेशन हुई जो भुट्टो साहब ने आइन की 4थी अमेंडमेंट में निज़ाम वज़ा किया था। वही कि हम आपको डायरेक्ट कौमी और सूबाई असम्बली में वोट डालने का हक़ दे रहे हैं। लेकिन उसमें अब ये ज़ाहिर है 85 से 97 यानी 2002 में ये रिस्टोर हुआ, तो कोई 20-25 साल बाद ये रिस्टोरेशन हुई आपकी नेशनल आइडेंटिटी की। लेकिन अब इसमें क्या खामी है? इसमें ये खामी है कि जो 38 लोग हैं इस वक्त, 24 कौमी सूबाई असम्बली और 4 सेनेटर। अब लोगों को ये है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें ये तो आपका नेशनल वोट तो हो गया, अब रिस्टोरेशन हो गई उसकी आपकी, वही 4थी अमेंडमेंट वाली। लेकिन इसमें अब जो मसला खड़ा हुआ अब ये कि इन 38 लोगों को 5 या 6 जो असम्बली में निस्बत तनासब के हिसाब से जो वहाँ बुला लेते हैं, इस पे अब सारा फड्डा है कि जो भी 38 तो बैठे हुए हैं, लेकिन कम से कम 3800 बार बैठे हुए जो ये समझते हैं कि मैं इनसे अहल हूँ, सही, वो उनको सिलेक्टेड कहते रहते हैं। और सिलेक्टेड इस वक्त आपको पता है एक गाली से कम नहीं है। अब इस पूरे रिव्यू को करें कि आपकी सिलेक्शन भी ना हो, आपकी ऐवानों में बंदे भी मुंतखब हों और आपका नेशनल वोट भी ना जाए, तो हमने इस किताबचे में इस रिव्यू से दोहरे वोट की डिमांड की है। और दोहरे वोट की इसी आगाही मुहिम में आपको पता है कि तहरीक शनाख्त के रज़ाकार इस वक्त पूरे पाकिस्तान भर में जुटे हुए हैं। इसका सिंधी तर्जमा करवाया है, इसके फिर खुलासे बने हैं, उन पे वीडियोस बनी हैं। और हम
यानी डायरेक्टली कोई जैसे तहरीक शनाख्त का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सही। हर बंदा अपनी स्वाबदी, अपनी इस्तेदाद, अपनी तालीमी, अपनी मुआशी इस्तेदाद के मुताबिक अगर उसको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हैं तो वो उसको फैलाने में हिस्सा लेता है। कोई किताब बांट दे, कोई वीडियो पैगाम दे दे, कोई इन चीज़ों को शेयर कर दे सोशल मीडिया पे। तो हम तो इसके स्टेक होल्डर नहीं हैं कि ये जो 16 लाख वोट हैं इनको आज़म महराज इन 16 लाख वोटों से इमरान खान को नहीं हरा सकता, और ना आज़म महराज में इतनी अहलियत है कि वो बिलावर और इनके मुकाबले में खड़ा हो के एक नई पार्टी खड़ी कर ले। तो 16 लाख 16.5 लाख वोटों से हम यही कहते हैं कि भाई इनको आप प्रॉपर इनके हल्का बंदी करें। सही। और एक वोट जो मजहबी शनाख्त पे है वो हर मिनॉरिटी जो है रिलीजियस मिनॉरिटी वो अपना नुमाइंदा जो मजहबी शनाख्त पे उसकी शनाख्त पे वहाँ जाए, उसको सिर्फ इमरान खान, बिलावल साहब, मौलाना साहब या दीगर जो है शरीफ बरादरान वो ना बिठाएं, वो उनकी अपनी अपनी कम्युनिटी के पास आएँ। इसमें अब कुछ लोग कहते हैं जी कि ये तो गैर आइनी है। बिल्कुल भाई गैर आइनी क्या है? अब आपको दोहरी नुमाइंदगी तो मिली हुई है ना। एक रिलीजियस आपकी आइडेंटिटी पे 38 बंदे बैठे हुए हैं, आप जिस भी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं, और दूसरा आप अपने हल्के में वोट डाल रहे हैं। तो दोहरी नुमाइंदगी जब पॉसिबल है तो उसको दोहरे वोट से अगर मशरूत कर दिया जाए तो इसमें कौन सी गैर आइनी बात हो गई? यानी आयन की चौथी जो अमेंडमेंट की थी, भुट्टो साहब तो खासे जमहूरी आदमी थे ना, उन्होंने की थी कि भाई इनको इस तरह। अब उसमें इर्तका होता है, आयन इंसानों की सहूलत के लिए बनते हैं। आयन इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक अमेंडमेंट क्या 26 हो चुकी हैं, तो एक 27वीं नहीं हो सकती कि इस दोहरी नुमाइंदगी को दोहरे वोट से मशरूत कर दें। कुछ लोग उसको कश्मीर से जोड़ते हैं, कुछ पूरी दुनिया में मिसाल नहीं है। तो भाई जिस चीज़ की मिसाल नहीं होती वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक, शुरू में तो इंसान कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो फिर ज़रूरत देखी, फिर उसमें फ़ैशन, मौसमों के हिसाब से लोगों ने फ़ैशन अपना लिए। आइन भी दुनिया में अमेंडमेंट्स होती हैं, 26 तो इसमें भी हो चुकी हैं, चौथी आपके लिए भी हुई थी। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला है। इस पे हम कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अमानुल ज़फ़र साहब जैसे प्रोफेसर साहब तो अलील हैं, उनके साथ ये, और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, पहली बात यह है कि जो बहुत ही इंतहाई दुख की बात है कि हमारा सियासी कारकुन, हमारा समाजी कारकुन और मजहबी तो खैर नहीं, लेकिन क्योंकि मज़हब के हमारे जो मजहबी कारकुन हैं इस वक्त वो समाजी, और हमेशा से पाकिस्तानी मसीहों की ये तारीख रही है कि उनके जो मसीही जो मजहबी अदारे हैं वो समाजी भलाई के कामों में भी पेश और सियासत में भी पेश। तो हमारे ये जो तीनों कारकुन हैं, चाहे वो कोई सेनेटर है, चाहे कोई MNA है, या कोई MP है, या कोई बिशप है, या कोई जो भी कोई बड़ी NGO का मालिक है, या कोई आम छोटा कारकुन है, तो ये जिन मौज़ूआत पे बात करते हैं उस पर अर्करेज़ी नहीं करते। अर्करेज़ी के बग़ैर बड़े मकासद हासिल नहीं हो सकते। आप जिस भी मौजू के लिए, जिस भी मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके लिए खुदारा हम नहीं कहते कि ये कोई हरफ आखिर है। आज़म महराज ने कुछ 6-7 साल लगा के ये कर दिया तो ये हरफ आखिर है, ये हरफ आखिर नहीं है। लेकिन कम से कम इन अदाद व शुमार को पढ़ें, सीखें, इस पे डिबेट करें, बिला वजह नहीं। तो ये एक छोटा सा हमने आजकल सिलसिला शुरू किया हुआ है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।